सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार हामिद मीर के मुताबिक उमर अता बंदयाल के दौर में जज साहिबान की लड़ाइयाँ आम हुईं और काजी फ़ाइज़ ईसा के एक साल में लड़ाई इतनी बढ़ी कि जज साहिबान ने सहाफ़ियों के ज़रिए एक दूसरे पर हमले शुरू कर दिए। शुरू में जस्टिस मंसूर अली शाह को काजी फ़ाइज़ ईसा का इत्तेहादी समझा जाता था, लेकिन फिर वो काजी साहब के मुखालिफ ग्रुप में चले गए। मंसूर अली शाह सीनियर तरीन जज थे। काजी फ़ाइज़ ईसा के बाद इन्हें चीफ जस्टिस बनना था। मेरी नाचीज़ राय में इनका रास्ता 26वीं आईनी तरमीम ने नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ ने रोका है। तहरीक इंसाफ ने 26वीं आईनी तरमीम के इब्तदाई मसवदे को मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी के जरिए तब्दील कराया। तहरीक इंसाफ नए चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी पर भी राजी हो गई। आखिर में तहरीक इंसाफ ने 26वीं तरमीम की मुखालफत कर दी, लेकिन पार्लिमानी कमेटी के इजलास में शिरकत पर राजी हो गई। तहरीक इंसाफ और JUI का ख्याल था कि वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी में 7 या 8 वोटों से मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनवा लेंगी। आखिरी वक्त में तहरीक इंसाफ ने कमेटी का बायकॉट कर दिया। पीपल्स पार्टी ने देखा कि तहरीक इंसाफ कमेटी से निकल गई है और वोट कम पड़ गए हैं, तो उन्होंने मुस्लिम लीग नून को नाराज करना मुनासिब न समझा और जस्टिस याया अफरीदी पर इत्तेफाक कर लिया। जस्टिस याया अफरीदी ने चीफ जस्टिस बनने के बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को शामिल कर लिया है, जिससे पता चलता है कि नए चीफ जस्टिस आइन और कानून की अमलदारी पर यकीन रखते हैं। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों के मुकदमे में जस्टिस याया अफरीदी का मौक़िफ़ पसंद नहीं आया था। उन्होंने अपने इख्तलाफी नोट में कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कोई सियासी जमात नहीं थी, क्योंकि इसने कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था। तहरीक इंसाफ के वकला ने नए चीफ जस्टिस की तकर्री के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है, लेकिन वो भूल गए कि जस्टिस याया अफरीदी ने तहरीक इंसाफ के 103 कारकुनों और रहनुमाओं पर 9 मई 2023 के वाक़यात में आर्मी एक्ट के तहत फौजी अदालतों में मुकदमा चलाने की मुखालफत की थी। बहरहाल काजी फ़ाइज़ ईसा की रुखसती के साथ ही नवाज शरीफ भी बैरून मुल्क चले गए हैं। इनकी बैरून मुल्क रवानगी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि 27वीं आईनी तरमीम इतनी जल्दी नहीं आएगी। हुकूमती ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ जल्द वापस आ जाएंगे और 27वीं आईनी तरमीम वो नवाज शरीफ के बगैर भी मंजूर करवा सकते हैं। मामला इतना सादा नहीं है। बिलावल साहब ने बताया कि 26वीं आईनी तरमीम काजी फ़ाइज़ ईसा की वजह से मंजूर हुई। 27वीं तरमीम के लिए नए चीफ जस्टिस की सियासी खिदमात मैसर नहीं। बेहतर है रियासती इदारों को सियासत में मजीद न उलझाएं। पाकिस्तानी कौम को शुक्र अदा करना चाहिए कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के जजों के बाहमी ताल्लुकात नॉर्मल होते दिखाई दे रहे हैं। इन जजों की आपस में लड़ाइयों ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का तमाशा बना रखा था। जजों की आपस में लड़ाइयाँ कोई नई बात नहीं। दुनिया भर में जज भी आपस में इसी तरह लड़ते हैं जिस तरह सियासतदान और सहाफ़ी आपस में लड़ते हैं, लेकिन तमाशा ये था कि पाकिस्तान के सियासतदान और सहाफ़ी बगैर किसी शर्म और झिझक के 13 जज और मेरा जज की लड़ाई में मसरूफ थे। मुख्तलिफ सियासतदान जजों के नाम लेकर इन पर तनकीद करते रहे और नाम लेकर इनकी तारीफ में जमीन व आसमान के कलाब मिलाते रहे। मैंने बतौर अखबार नवेज सैयद अफजल जिल्ला, नसीम हसन शाह, सज्जाद अली शाह, सईद उज़्ज़मा सिद्दीकी, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी और साकिब निसार को बतौर चीफ जस्टिस बहुत करीब से देखा। मैं 1997 में सुप्रीम कोर्ट पर हमले का ऐनी शाहिद हूँ और हमले पर तनकीद करने की पादाश में मुझे एक अखबार की एडिटरशिप भी छोड़नी पड़ी थी। एक और चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की बरतरफी पर तनकीद का नतीजा पाबंदी की सूरत में निकला। जियो न्यूज़ पर कैपिटल टॉक पाबंदी का शिकार हुआ तो मैंने सड़कों पर कैपिटल टॉक शुरू कर दिया। सहाफ़ियाना सरगर्मियों ने मजम्मत का रंग इख्तियार किया तो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को बहुत करीब से देखने का मौका मिला। पहली दफ़ा पता चला कि जज साहिबान भी सियासतदानों और सहाफ़ियों के साथ निजी गुफ्तगू में वैसी ही बातें करते हैं जैसी बातें दूसरे करते हैं। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने अपनी बहाली के बाद जिस तरह खुल्लम खुल्ला सियासत में मदाखलत शुरू की, इससे बहुत मायूसी हुई। फैसला कर लिया कि आइंदा किसी जज के लिए अपनी नौकरी को दांव पर नहीं लगाना। ये फैसला कायम न रह सका। इमरान खान की हुकूमत ने काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस दायर किया तो महसूस हुआ ये गलत हो रहा है और एक दफ़ा फिर हमने अपने कलम को तलवार बनाकर काजी साहब का दिफा शुरू कर दिया। बहुत लोगों ने समझाया कि काजी साहब का दिफा न करो क्योंकि ये तो इफ्तिखार चौधरी से भी बड़ा सियासतदान है। काजी फ़ाइज़ ईसा जब बराह रास्त बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मुकर्रर हुए तो इनकी तकर्री के खिलाफ साजिद तरीन ने एक दरख्वास्त दायर की थी। काजी साहब ने इस दरख्वास्त
درخواست کا سامنا کرنے کی بجائے کچھ وکلا اور سیاستدانوں کو بیچ میں ڈالا۔ ساجد ترین کا تعلق بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل سے ہے۔ ان سے کہا گیا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ لاپتہ افراد کا مسئلہ حل کرا دیں گے۔ اس یقین دہانی پر ساجد ترین نے اپنی درخواست واپس لے لی۔ ایک اور درخواست ریاض راہی نے دائر کی تھی، یہ واپس نہ ہوئی اور سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر ہو گئی۔ 2018 میں اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار نے اس درخواست پر سماعت شروع کی تو ایک دفعہ پھر قاضی فائز عیسیٰ نے انہیں سفارشیں کرانی شروع کر دیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب میڈیا کمیشن کیس کی سماعتیں جاری تھیں اور بطور درخواست گزار مجھے عدالت میں جسٹس ثاقب نثار کے سخت سوالات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ مجھے ایک دوست نے مشورہ دیا کہ قاضی فائز عیسیٰ نے سفارش کروا کے کام نکلوا لیا ہے، تم بھی سفارش کروا کے جان چھڑا لو، کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ عدالت تمہیں غیر ضروری معاملات میں الجھا رہی ہے۔ میں نے یہ مشورہ نظر انداز کر دیا اور صورتحال ایسی بنی ایک دفعہ پھر مجھے استعفیٰ دینا پڑ گیا، لیکن قاضی فائز عیسیٰ نے اپنا کام کروا لیا۔ جسٹس ثاقب نثار نے ان کے خلاف درخواست کو مسترد کر دیا۔ میں جسٹس ثاقب نثار صاحب سے معذرت خواہ ہوں کہ آج یہ بات لکھ رہا ہوں، لیکن جن دو صاحبان نے ان سے قاضی فائز عیسیٰ کی سفارش کی تھی ان کے نام ثاقب نثار کو ضرور بتا دینے چاہیے۔ شاید ثاقب نثار نے بطور چیف جسٹس اپنے ایک ساتھی جج کو مشکل سے نکالا تاکہ ججوں میں اتحاد و اتفاق قائم ہو۔ اب قاضی فائز عیسیٰ مانے یا نہ مانے، ان کی مشکلات کا دور ثاقب نثار کے جانے کے بعد شروع ہوا۔ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس نے سپریم کورٹ کے ججوں کو تقسیم کر دیا۔